आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा करने के लिए, इंटरनल पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए, जिसके दो भाग हैं। पहला एक हमको सूक्ष्म शरीर को डेवलप करना है और दूसरा हमको कारण शरीर को डेवलप करना है, स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप करना है। तो इन दो चीजों को डेवलप करने के लिए अगला जो क्रम है वह है कुसंगति से बचे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में बच्चों के लिए, जो स्कूल एज के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुसंगति से अपने आप को बचाना। क्योंकि यही एक एज होती है, यही एक उम्र का पड़ाव होता है जिसमें हमको ऐसी चीजें हमको आकर्षित करती है जो हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी होती है। चाहे आप उसको व्यसन का नाम दे दो, चाहे वो अश्लीलता का व्यसन हो, चाहे वो कहना चाहिए आपका सिगरेट का हो, शराब का हो, किसी प्रकार के नशे का व्यसन हो, या फिर वो मोबाइल्स में जितनी चीजें परोसी जा रही है उन चीजों का व्यसन हो, या फिर जो आज के समय में अपोजिट सेक्स की तरफ बच्चे जो जल्दी आकर्षित होते हैं वो वाला एक व्यसन बोल लो। ये सब चीजें जो है हमको बहुत जल्दी इस एज में बच्चों को प्रभावित करती है। तो इन चीजों की संगति, कुसंगति से बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। और बच्चे इससे कैसे बचें, तो इसके लिए उनको सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे देना है कि बच्चों, आपको जो मित्रता है वो बहुत सोच समझ कर करना है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त। दोस्त की संगति जैसी होती है, हम वैसे ही अपने आप को उसी राह में लेकर के जाने लगते हैं। तो आप जब दोस्त बना रहे हो तो उस दोस्त को हमेशा ध्यान में रखो कि वो दोस्त अच्छा है कि नहीं है, उस दोस्त के अंदर सद्गुण है कि नहीं है। तो दोस्त सब, एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुपथ कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अणु अवगुण ही दुराहा। तो इसको आप अपने अंदर ग्रहण करें और सोच समझकर मित्रता करें। मित्रता उन्हीं से करें जिससे हमको अपने जीवन में कुछ सीखने को मिले, और ऐसा मित्र बनाए जो हमको गलत राह में न ले जाए, अच्छे राह पर लेकर के जाए। गलत राह में अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम, उस राह से हमको बाहर निकाले, उस राह से हमको, उस राह की तरफ जाने से हमको सजग करे कि नहीं वो राह गलत है। ऐसे मित्रों का चुनाव हमको अपने जीवन में करना है। और पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं, इसको बार बार हम बता रहे हैं कि पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए। अच्छी पुस्तकों से हमको अच्छी चीजें सीखने मिलती है। जितना ज्यादा समय हम अच्छी पुस्तकों के साथ देते हैं उतना ज्यादा हमारे जीवन में अ, उन्नति होती है। तो ये पहली चीज कि कुसंगति से हमको बचना है। अ, इसके अलावा हमको क्या करना है, तो हमको आदर्श बनाना है। आदर्श अ, हमारे जीवन में हमको किनको बनाना चाहिए, तो हम आदर्श की परिभाषा जानते हैं। बचपन से हम बच्चों को आदर्श कैसे होने चाहिए, तो आपने ये सब जो पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पिक्चर में बहुत सारे बच्चे जो है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग आदर्शों को धारण किए हुए हैं ना। कोई यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बना हुआ है, दो बच्चे यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस बने हुए दिख रहे हैं। कोई रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई है, कोई जो है गांधी जी बना हुआ है, कोई नेहरू जी बना हुआ है, कोई सरोजनी नायडू बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई भगत सिंह बना हुआ है। तो हम सब बच्चे अपने बचपन में ये सब बने होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम बचपन में ये क्यों बने थे, हमको ये माता पिता ने क्यों बनाया था, है ना। माता पिता ने हमको यही सब, ये सब जो वेशभूषा या ये हम गेटअप हमको इसलिए देते हैं क्योंकि माता पिता जानते हैं कि ये आदर्श हैं, और बच्चों को ऐसा ही आदर्श बनाने की कोशिश, बनाने की इच्छा जो है पेरेंट्स रखते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो हम इन आदर्शों को भूल जाते हैं कि ये आदर्श क्यों हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में पढ़ते नहीं, हम इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। हम सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी जानने की कोशिश नहीं करते, हम भगत सिंह की जीवनीयां नहीं पढ़ते, हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तो जब हम इनके आदर्श, इन आदर्शों को जानने की कोशिश करेंगे तब हम इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या करना है, ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन में ढूंढना है जो वास्तव में आदर्श हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी के समय में जो बच्चे हैं वो केवल जो मीडिया में जो दिख रहा है, जो मोबाइल में जो दिख रहा है, उसी को अपना आदर्श मान के बैठ गए हैं, है ना। जो अच्छा खासा हेयर स्टाइल बना के घूम रहा है, जो अच्छे खासे मॉडलिंग कर रहा है, उसको हम अपना आदर्श बना रहे हैं, जबकि वो हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए। हमको अपना आदर्श उनको बनाना है जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और जो सच्चे मायने में आदर्श हैं, है ना। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को देखोगे तो उन्होंने अपने जीवन में कोई पैसा नहीं कमाया था, उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री
या कोई बहुत ऐसा हासिल नहीं किया था जिससे उनके घर में बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज अपने जीवन में करके गए जिसके कारण हम सब उनको आदर्श के रूप में देखते हैं, युवाओं के आदर्श के रूप में देखते हैं, है ना। तो हमको जीवन में ऐसे आदर्शों को अपनाना है जो जिन्होंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति या अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा किया है, और उन हमको उसी आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना है। आदर्श के लिए एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चों से कुछ पूछते हैं ना कि बेटा किसके जैसा बनना चाहते हो, तो वो सबका नाम गिना देते हैं। वो बोलेंगे कि मैं विराट कोहली के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता। बहुत कम बच्चे ये कहते हैं, कुछ बच्चे मिल भी जाएंगे आपको, बट बहुत कम बच्चे ये कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने भाई के जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं अपनी बहन के जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं अपने पिताजी के जैसा बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आदर्श उसको आसपास दिख नहीं रहा है ना। हम अपने घर के आसपास वो अपने आ, आसपास उस आदर्श को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए हम उन आदर्शों को अपने सोशल मीडिया में या टीवी में या फेसबुक में हम उसको देख रहे हैं, है ना। तो ये जो आदर्श हैं, जरूरी है कि ये आदर्श हमारे जो शिक्षक हैं वो भी आसपास प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे जो हैं उसके जैसा बनने की कोशिश करें। ये आदर्श हमारे पेरेंट्स की भी भूमिका है कि हमारे जो माता पिता हैं वो भी वो आदर्श प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, अपने दैनिक दिनचर्या से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने चिंतन से वो आदर्श प्रस्तुत करे, ताकि वो बच्चा जो है अपने आदर्श को केवल अपने उन्हीं में ढूंढे, उनके जैसा ही बनने की कोशिश करे। तो ये है आदर्श की परिभाषा कि हम अपने महापुरुषों में अपने आदर्शों को ढूंढें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें, उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। अगले क्रम में हम, अगर बच्चों के अंदर भावना भावना स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप करना है, बच्चों के अंदर संवेदनशीलता को जागृत करना पड़ेगा, है ना। अ, अभी बच्चे अपने में इतने व्यस्त हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि घर में किसी और सदस्य की तबीयत खराब है या उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। बच्चे मोबाइल में इतने बिजी हैं, दूसरों की वीडियो गेम खेलने में या फिर इधर उधर के क्रियाकलाप में इतने बिजी हैं कि उनको अपने ही घर में क्या चल रहा है, अपने ही घर के सदस्यों के बीच में क्या चल रहा है, वो नहीं पता होता है। तो हमको उनके अंदर एक संवेदनशीलता को डेवलप करना होगा। ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस संवेदनशीलता को कैसे डेवलप करें, प्रकृति के प्रति कैसे प्रेम को डेवलप करें। प्रतिदिन कम से कम एक सेवा कार्य जिसकी बात हम करते हैं, गोल्डन टच, वो बच्चों को करने के लिए कैसे प्रेरित करें, है ना। तो बच्चों के अंदर इस भाव को जगाना पड़ेगा कि वो प्रकृति से प्रेम करे, वो हर सदस्य से प्रेम करे, वो अपने आसपास के नेचर को महसूस करना सीखे, है ना। एक छोटी सी कहानी हम लोग जनरली वृक्ष की सुनाते हैं यहाँ पर, कि एक पेड़ की संवेदनशीलता आपको इस दृश्य से दिख रही है कि एक पेड़ को आदमी जो काट रहे हैं, और उसका जो छोटा पेड़ है, जो उसके पुत्र है, वो उसको लपेट करके उसको गले से लगाने की कोशिश कर रहा है ना। ये संवेदनशीलता को कैसे हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं कि बच्चों को पूछिए कि वृक्ष क्या क्या काम आते हैं, तो बच्चों को पता है कि वृक्ष से हमको ऑक्सीजन मिलता है, वृक्ष से हमको खाने पीने की चीजें मिलती है, वृक्ष से हमको छाया मिलता है ना। लेकिन जब हम वृक्ष का पूरा हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसको हम जब स्टार्टिंग से लेते हैं ना, तो स्टार्टिंग से ये बताइए कि जब हमने चलना सीखा, जब हम बचपन में जन्म लेते हैं, तो जिस पालने में हम झूलते हैं वो पालना लकड़ी का बना होता है। उसके बाद हम जब चलना सीखते हैं, तो जिस तीन पैर के एक गाड़ी में हम चलना सीखते हैं, तीन पहिए की, वो गाड़ी भी जो है वो लकड़ी की बनी होती है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जिसको जो हमको थमाई जाती है लिखने के लिए, वो पेंसिल होती है, और वो पेंसिल भी हमको लकड़ी से ही मिलती है। उसके बाद हम जब जिस स्कूल में जिस बेंच टेबल पे बैठे होते हैं, वो टेबल हमारा लकड़ी का बना होता है, उसके दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद जब हम और थोड़े बड़े होते हैं, तो जिस घर में रहते हैं उस घर का सोफा, उस घर के फर्नीचर, उस घर का बेड, है ना, जिस चीज को हम खाते हैं, जो अन्न हमको जो मिलता है, वो भी हमको वृक्षों से मिलता है। जो हमने हमारे घर में जितनी चीजें बनी है, उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको लकड़ी की बनी हुई मिलती है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, अगर हमारी शादी होती है, तो जिस मंडप को सजाया जाता है, वो मंडप भी लकड़ी का बना होता है, वो भी वृक्ष ही हमको देते हैं। जिस जिसकी फेरे लगाते हैं हम, उस कुंड को जला करके, वो भी लकड़ी का कुंड होता है, जिसमें हम जिसके चारों ओर हम फेरे लेते हैं और शादी होती है। उसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े, तो जब हम
बूढ़े हो जाते हैं तो हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन जिस लकड़ी के सहारे हम चलते हैं, जिस एक डंडी के सहारे चलते हैं, वो भी लकड़ी ही होती जो हमको सहारा देती है। हम थोड़े और मृत्यु के कगार पे पहुंचते हैं, तो हम जब मर जाते हैं तो हमसे पहले ही एक जिसमें हमको ले जाया जाना है, वो अर्थी भी जो बनी होती है वो भी हमको वृक्ष की ही बनी होती है, वो भी लकड़ी का ही बना होता है। और जो हमको अपने जीवन से मुक्ति देना है, जिसमें जल करके हमको मुक्ति मिलनी है, उसके लिए भी कुछ पेड़ जो है पहले से कट करके शमशान घाट में पहुंच जाते हैं, और वो हमको मुक्ति देने के लिए ढेर बना करके बैठे होते हैं, और उसमें जल करके हमको उसकी मुक्ति मिलती है। तो ये वृक्ष का महत्व है हमारे जीवन में। हम शुरू से लेकर आखिरी तक कभी इसके ऋण को चुका नहीं सकते, है ना। हम हर जगह पर वृक्षों को यूज कर रहे होते हैं, हम उससे अपने अन्न को ग्रहण कर रहे होते हैं, हम उससे सांस ले रहे होते हैं। तो जब हम इस वृक्ष को संवेदनशीलता के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उनको उसका महत्व समझ में आता है। और उस वृक्ष के ऋण को चुकाने के लिए क्या करना है बच्चों, तो हमको अपने जीवन में, आपको ये पता होना चाहिए कि हमको अपना पूरा जीवन जीने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन हमको कितने वृक्षों से मिलता है। तो ये, अगर हमको पूरे जीवन में जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमको 3 वृक्ष पूरा करते हैं अपने जीवन में। तो अगर हमको उस ऋण को चुकाना है, तो एटलीस्ट हमको क्या करना है कि अपने जीवन में कम से कम 3 वृक्ष तो लगाने का संकल्प आपको आज लेना है। ठीक है। अब ये संकल्प कैसे लेना है, तो आपके पास में हर बर्थडे आता है, हर जन्मदिन आता है, आप हर जन्मदिन पे केक काटते हो, तो आपको क्या करना है कि आप जन्मदिन के दिन कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाओ। और अपने मम्मी पापा को भी कहिए कि वो भी अपने जन्मदिन के दिन कम से कम 1 पेड़ लगाए और इस प्रकृति को बचाए, है ना। तो ये वो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है जिसको आपको बच्चों के अंदर डेवलप करना है। एक और कहानी हम उनको सुनाते हैं, जिसमें आगे का दृश्य जो है वो हम उनको दिखाते हैं कि एक जो बच्चा है वो 8-9 साल का है, और उसकी वेशभूषा ऐसी है कि उसने डिस्पोजेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं, डिस्पोजेबल कपड़े पहने हुए हैं। उसकी जो गाल है वो एकदम झुर्रियां पड़ गई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे भी 30-35 साल का कोई बुजुर्ग हो, है ना। और उसने अपने पीठ पर एक 5 किलो का सिलेंडर लगा करके रखा हुआ है, जिससे वो सांस ले पाता है। उसने नाक में मास्क लगा करके रखा हुआ है ना। डिस्पोजेबल कपड़े पहने हैं क्योंकि वो कपड़े धो नहीं सकता, और कपड़े धोने के लिए उसके पास में पानी नहीं है। उसने मास्क लगा करके रखा है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, उसको सांस लेने के लिए सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जो 5 किलो का वेट वो अपने पीठ पर लेकर के घूम रहा है। और वो फिर अपने पिताजी के साथ एक रास्ते पर जा रहा होता है, उसको एक होर्डिंग दिखती है। उस होर्डिंग में क्या दिखता है उसको, होर्डिंग में उसको बहुत हरे भरे कुछ चीजें दिखती है, हरा भरा पेड़, जो उसको पता ही नहीं था कि क्या होता है, वो हरी भरी चीजें दिखती है। एक नदी छल छल करके बहती हुई दिखती है, उसमें पानी सा एकदम मस्त छल छल करके बहता हुआ दिखता है। खूब सुंदर वातावरण था, खूब सारे पेड़ उसमें वह दृश्य में दिख रहा था होर्डिंग में, और एक नदी बहती हुई दिख रही थी। वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये जो होर्डिंग है इसमें ये हरा हरा जो दिख रहा है वो क्या है, वो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है। तो पिताजी उसको बताते हैं कि बेटा ये जो है ना ये पेड़ है। इससे क्या होता था बोले, तो वो बोलते हैं पिताजी कि बेटा इससे हमको ऑक्सीजन मिलती थी, इससे हम सांस लेते थे। उसके बाद पूछता है कि पिताजी ये जो छल छल करके मस्त बह रही है नीली सी वो क्या है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये जो है ना ये नदी है, यहाँ से हमको पानी मिलता था। आज के समय में यही दृश्य है, आपको गाँव में तालाब नहीं मिलेंगे। ये नदी है, ये दृश्य, ये नदी है जहां से हमको पानी मिलता था, इससे हम पानी पीते थे और पानी से कपड़े धोते थे। तो वो बेटा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी फिर आपने ये मेरे लिए क्यों नहीं बचाया, आपने ये पेड़ मेरे लिए क्यों नहीं बचाया, क्यों मैं ये सिलेंडर लेकर के घूम रहा हूँ, क्यों मेरे सांस लेने के लिए मेरे पास पेड़ नहीं है, है ना। तो ये आज का दृश्य है, ये आपका भविष्य है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा ये आपका भविष्य है, और आपको अगर अपने भविष्य को, प्रकृति को संवार करके रखना है, सुंदरता के साथ रखना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता को जागृत करनी पड़ेगी। आपको फिर पेड़ों से प्यार करना पड़ेगा, उन्हें उगाना पड़ेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा, उन्हें संभाल करके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उनको प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बताएं,
प्रेम, करुणा, दया आदि ये सब सद्गुणों को धारण करना सिखाएं, और बोलते समय दूसरों की भावनाओं को ख्याल करना सिखाएं। तो ये है संवेदनशीलता का गुण जो बच्चों के अंदर कारण शरीर को डेवलप करने के लिए सिखाना है। अगले क्रम में क्या करना है, तो बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत हो। संवेदनशीलता के साथ साथ उनके अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव हमेशा जागृत हो। राष्ट्र प्रेम के लिए जरूरी नहीं कि हमको बॉर्डर पे जाकर के युद्ध लड़ना है और देश की सेवा करना है। हम छोटे छोटे कामों से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। वो छोटे छोटे काम क्या हो सकते हैं? वो छोटे छोटे काम, जैसा मैंने कहा, हरितिमा संवर्धन का, हम पेड़ लगा करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हम ईंधन, बिजली और जल की बचत करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं, है ना। जब आपको जरूरत ना हो, जब आपको घर देखें कि जो लाइट है वो बिना मतलब का जल रहा है, जो पंखा है वो बिना मतलब का जल रहा है, आप उसको जाकर के स्विच ऑफ कर दीजिए। पानी अगर वेस्ट हो रहा है, नल जबरदस्ती का चल रहा है, उसमें पानी बह रहा है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। इस तरीके से हम जल की बचत करेंगे। पॉलीथीन एक सबसे बड़ी विपदा है आज के समय में, है ना। इसको आप सब समझते हो। तो आपको क्या करना है, अपने पॉलीथीन को जितना से ज्यादा हो सके अवॉइड करना है। पॉलीथीन को नो बोलना है। अपनी थाली में जूठन न छोड़ें, व्यसन से बचें। जैसा मैंने बताया, पेपर का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि पेपर से रिलेटेड हमारे पेड़ हैं। जितना ज्यादा पेपर हम यूज करते हैं उतना ज्यादा हमको पेड़ों को काटना पड़ता है। और कुप्रथाएं, दहेज, विवाह, उन्माद, जीव हत्या, ये सब चीजों को हमको रोकने की आवश्यकता है। पर्वों पर फिजूल खर्ची ना करें। ये सब छोटे बच्चों को ज्यादा हम समझाने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम बता सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम अपने स्लाइड्स के आखिरी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक आखिरी छाप छोड़ने वाला होता है ना, बच्चों पे। तो जब हम आखिरी इम्पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, तो कोशिश करें कि जो आखिरी के जो 2-3 स्लाइड्स हैं उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से बच्चों के बीच में रखें। जैसे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हम सिखा दें कि पॉजिटिव थिंकिंग है क्या। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, कि पॉजिटिव थिंकिंग पहले तो क्यों जरूरी है ये हम सब समझ चुके हैं, कि हमारे अंदर अगर विचारों को अच्छा रखना है, हमको अपने अंदर के आंतरिक व्यक्तित्व को मजबूत बनाना है, तो आपको थिंकिंग पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से, कि चलो आप लोग किसी एक रास्ते पे जा रहे हो और उस रास्ते में आपको 2 मूर्तियां मिलती है। ठीक है। उसमें से एक मूर्ति जो है वो राम की है, दूसरी मूर्ति जो है रावण की है। दोनों मूर्तियां जो है वो लकड़ी की बनी है। ठीक है। लेकिन आपको कोई एक ही मूर्ति उठानी है, तो आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? कोई भी एक आंसर दीजिए आप लोग। आपके पास में 2 मूर्तियां हैं, दोनों मूर्ति लकड़ी की बनी है। एक मूर्ति राम की है और दूसरी मूर्ति रावण की है। आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? राम जी की। राम जी की मूर्ति उठाओगे। वेरी गुड। ठीक है। चलिए, आप फिर से रास्ते पे आगे जाते हो और आपको फिर से 2 मूर्तियां मिलती है। एक मूर्ति राम की है, दूसरी मूर्ति रावण की है। जो मूर्ति राम की है वो लकड़ी की बनी है, और जो मूर्ति रावण की है वो सोने की बनी। अब आप किस मूर्ति को उठाओगे? आपको एक ही मूर्ति उठाना है। राम जी की। पक्का? ठीक है। तो यस, बच्चे, पक्का। पक्का। हाँ, बच्चों के अंदर विचार, अब मैं नहीं रहूंगा तो रावण जी की मूर्ति, है ना। तो ये राम और रावण की मूर्ति से तात्पर्य यह नहीं है कि हमको कोई सोने की मूर्ति मिलने वाली है। ये राम और रावण की मूर्ति हमारे जीवन की कहानी है ना। बच्चों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाइए कि ये जो कहानी है ये हमारे जीवन की कहानी है, कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होगा। हमारे जीवन में कुछ समय अच्छा भी आएगा और कुछ समय बुरा भी आएगा। कुछ एग्जाम में हम पास भी होंगे और कुछ एग्जाम में हम फेल भी होंगे। तो ये सिक्के के दोनों पहलू है। आपके पास हेड भी आएगा तो टेल भी आएगा। तो आपको इन दोनों परिस्थितियों में सही का चुनाव करना पॉजिटिव थिंकिंग है। इन दोनों परिस्थितियों को तालमेल बिठा करके आगे बढ़ जाना पॉजिटिव थिंकिंग है। दोनों चीजों को एक्सेप्ट करके लाइफ का पार्ट मान करके आगे बढ़ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग है ना। तो हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको हर संघर्ष के लिए तैयार रहना है। और एक संघर्ष ऐसा, जो मैं आपको स्टोरी अभी आगे सुनाने वाला हूँ, ये संघर्ष की स्टोरी किसकी है? अरुणिमा सिन्हा की। कितने बच्चे अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? पूछिएगा। कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, कुछ मैक्सिमम लोग हाथ नहीं खड़ा करते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाया
जो पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है क्या? ये स्टोरी आप सुनिएगा ध्यान से कि अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक वॉलीबॉल स्टेट प्लेयर थी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और एक दिन वह ट्रेन से सफर कर रही होती है। उस ट्रेन की यात्रा के दौरान कुछ बदमाश जो हैं वो उससे उसकी सोने की चैन को लूटने की कोशिश करते हैं। गले में उसने पहना हुआ था सोने का चैन, उसको लूटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, एक संघर्ष की उसके अंदर में एक संघर्ष करने की क्षमता थी, तो उसने उसको विरोध करने की कोशिश करी, है ना। लेकिन बदमाश ज्यादा थे और उससे ज्यादा प्रबल थे, इसलिए उन बदमाशों ने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब वो ट्रेन से नीचे गिर गई और उसका जो पैर है, उसका जो एक पैर है वो ट्रेन के नीचे आ गया और वो ट्रेन उसका पैर जो है वो कट गया। रात भर वो उस ट्रैक पर पड़ी रही, बहुत सारी ट्रेन उसके अगल बगल से गुजरे, रात भर उसके चूहों ने उसके पैर को बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन सुबह जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो सबसे पहले उसने भगवान को धन्यवाद किया, है ना। हम सब उसकी जगह होते तो भगवान को कोस रहे होते कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मतलब मैंने क्या गलती की थी जो मेरे साथ ऐसा किया, मेरा एक पैर क्यों ले लिया ना। हम सब भगवान को कोस रहे होते। उसने क्या कहा कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान कि आपने केवल मेरा एक ही पैर लिया और दूसरा पैर मुझे सही सलामत दे दिया, है ना। वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसका जो प्लेयर का जो जर्नी था वो खत्म हो गया था क्योंकि उसका एक पैर कट चुका था। उसने भगवान को अपने दूसरे पैर के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे एक पैर को बचा करके रखा। और उसने उस दिन कहा कि अब मैं ना इस एक पैर से माउंट एवरेस्ट को चढ़ करके दिखाऊंगी, इस एक पैर से मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। उसके आसपास जितने उसके परिजन थे, जितने उसके सगे संबंधी थे, सब बोले कि यार ये लड़की का जो दिमाग है ना वो डाउन हो गया है, ये पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है कि अब ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेगी, है ना। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वो अपने इस पॉजिटिव थिंकिंग को बना करके रखी कि नहीं, मैं इससे कुछ करके दिखाऊंगी। उसने 2011 के अप्रैल की ये घटना है जब ये घटना हुई थी, और उसके बाद एक साल बाद जब वो चलने लायक हुई, एक पैर से उसका पैर थोड़ा सा ठीक हुआ, तो सबसे पहले वो किसके पास गई, बछेंद्री पाल के पास में गई। बछेंद्री पाल पर्वतारोही, हम सब जानते हैं कि उसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी हमारे इंडिया की तरफ से। और वो उसके पास गई और उसने कहा कि मैडम मैं जो है ना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, उसका एक पैर कटा हुआ होता है, और वो उसको देख करके बोलती है कि बेटा तुमने तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है ना। आपने जब इस कंडीशन में ये सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है, तो इसका मतलब आपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली है, बस अब आपको उसको पहुंच करके दिखाना है। ठीक है। और उसके बाद वो लगातार उसके अंडर में ट्रेनिंग लेती है एक साल तक। बहुत सारी सफलता असफलता उसके जीवन में बीच में आती है। और ठीक एक्सीडेंट के 2 साल से भी कम समय में, 2 साल से 1 महीने पहले, वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ती है। उसकी कहानी आप यूट्यूब पर सुनिएगा, उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, 20 मिनट की स्टोरी। वो चढ़ती है और पूरे हमारे भारत देश की सबसे पहली विकलांग महिला बनती है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है ना। तो ये वो अरुणिमा सिन्हा है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी एक पैर से। और वो क्यों चढ़ पाई, क्योंकि उसके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता थी। वो क्यों चढ़ पाई, क्योंकि उसके अंदर वो थिंकिंग पॉजिटिव थी। उसने अपने, जब उसको राम को चुनना था अपने जीवन में, तो उसने राम को ही चुना, रावण को नहीं चुना, है ना। तो ये उसके जीवन की सच्चाई है। और उसके बाद उसने केवल एक ही माउंटेन को नहीं चढ़ा, उसने लगातार करके धीरे धीरे करके 7 माउंटेन की चढ़ाई चढ़ी। और उनको फिर 2015 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया हमारे देश में। ठीक है। तो ये उस आदर्श की कहानी है जिसको हमको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, जिसके संघर्ष को हमको सीखने की जरूरत है, जिसके संघर्ष से हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसी कहानियों को जब हम सुनते हैं, ऐसी कहानियों को जब हम देखते हैं, ऐसे स्वाध्याय की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, तब हमको कुछ जीवन में सीखने की प्रेरणा मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग को हम एक मोमबत्ती के एग्जाम्पल से उनको बच्चों को समझाते हैं।
इस मोमबत्ती के एग्जाम्पल से आप उनको समझाइएगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, और जब तक हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग है तभी तक हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हमारे दिमाग में निगेटिविटी आती है तो हम खुद अपने आप को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं। ठीक है, तो कैसे, एक मोमबत्ती हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा ही एक मोमबत्ती आप बच्चों के सामने लेकर के जाइएगा, और उसको जलाने के बाद उस मोमबत्ती को बताइएगा, पूछिएगा बच्चों से कि ये मोमबत्ती क्यों जल रही है, किसके कारण ये मोमबत्ती जल रही है। तो ये मोमबत्ती जो है, बच्चे बताते हैं कि हाँ, ये मोमबत्ती जो है हवा से जल रही है, या मोमबत्ती जो है वो ऑक्सीजन से जल रही है, मोमबत्ती जो है वो मोम से जल रही है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो मोमबत्ती है ये मोम से जल रही है, मोमबत्ती अपने मोम के कारण जल रही है, और तब तक जल रही है जब तक इसके अंदर के विचार अच्छे हैं, जब तक इसके अंदर के विचार शुद्ध हैं, जब तक कि ये आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है ना, इसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तब तक यह मोमबत्ती जल रहा है। और जैसे ही इस मोमबत्ती के अंदर नेगेटिविटी आती है, जैसे ही इस मोमबत्ती का जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाता है, इसके संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो देखोगे इसके साथ क्या होता है। आप इस मोमबत्ती को उल्टा कर देना, है ना, जैसे ही आप इस मोमबत्ती को उल्टा करोगे तो ये मोमबत्ती का जो मोम है वही इसको इसको टपक करके इसको बुझा देता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को पहले घर पे कर लीजिएगा, उसके बाद बच्चों के सामने करना, कि जब हम इस मोमबत्ती को उल्टा करते हैं तो वो उसका मोम ही उसको टपक करके उसको बुझा देता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने अंदर निगेटिविटी को धारण करते हैं, जब हमारे अंदर की थिंकिंग निगेटिव होती है, तो हमको गिराने वाला भी और कोई नहीं होता है, हम खुद होते हैं। जैसे ये मोमबत्ती इसको खुद बुझा देता है, वैसा ही हमको भी बुझाने वाला और कोई नहीं होगा, हम स्वयं होंगे। इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर की थिंकिंग को निगेटिव रखना चाहते हैं कि पॉजिटिव रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये आखिरी स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन का। इस आखिरी स्लाइड में बहुत ही सिंपल भाषा में कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ह्यूमन इज द मेकर्स ऑफ ओन डेस्टिनी, है ना। मतलब क्या है इसका, कि हम आपको यहाँ पर 1 घंटे का लेक्चर, या ये जो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम हमने 40-45 मिनट का आपके स्कूल में किया है, इस प्रोग्राम से हम आपको बदल दें ऐसा मुश्किल है ना। जब तक कि कौन नहीं चाहेगा, जब तक कि आप स्वयं नहीं चाहोगे अपने आप को बदलना। हम आपके माता पिता आपको सुख सुविधाएं दे सकते हैं, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आपको अच्छी पुस्तकें ला करके दे सकते हैं, आपके जो शिक्षक है वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एकलव्य को भी हम तभी जानते हैं जब उसके गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था, उसके बाद भी उसने अपने संघर्ष को नहीं रोका, उसने अपने ट्रेनिंग को नहीं रोका, और उसमें पारंगत होने के बाद जब वो एकलव्य बना तब हम उसको जानते हैं, है ना। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको बढ़ाने वाले भी कौन है, आप ही हो। और जब तक आप संकल्प नहीं लोगे कि मैं अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाऊंगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, आज आपको संकल्प लेना है कि आप पूछिए बच्चों से कि आप बताओ आज आप में से कौन कौन ये संकल्प लेता है कि आप अपने व्यक्तित्व परिष्कार के प्रति जागृत रहोगे। तो सब बच्चे हाथ उठाते हैं। आप में से कौन कौन संकल्प लेता है कि आप अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार के प्रति जागृत रहोगे, और अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए आज से काम करना स्टार्ट करोगे, है ना। आप में से कौन कौन अपने हेल्थ के प्रति आज जागृत हो जाएगा और अपने जीवन में योग, व्यायाम, आहार विहार, इन सब के प्रति अपने आप को सजग बनाएगा, अपने आप को इसके प्रति जागृत करेगा, है ना। और अपने जीवन में स्वाध्याय को आज से कौन कौन बच्चा जो है वो धारण करेगा, है ना। अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने के लिए आज से कौन कौन कृत संकल्पित है। तो यह जब हम बच्चे से पूछते हैं तो सब बच्चे अपने आप जागृत होते हैं और हाथ खड़ा करते हैं कि आज हम सब संकल्प लेते हैं कि अपने व्यक्तित्व को आदर्श व्यक्तित्व बनाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और हम इनसे पूछते हैं कि जब हमने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी तो यही इसी टाइप की एक मूर्ति हमने शुरू में आपको दिखाई थी,
जिसमें एक जो व्यक्ति है वो छीनी और हथौड़ी लेकर के अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा है ना। और हम जब एंड कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को तो भी हम एक ऐसा ही मूर्ति आपके सामने रखे हुए हैं। तो आप बताइए कि हम इस प्रेजेंटेशन को इसी स्लाइड से क्यों एंड कर रहे हैं। तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग भी इसमें से कुछ आंसर दीजिए कि बताइए हम इसी स्लाइड से बच्चों को क्यों एंड कर रहे हैं। ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हमारा इसका प्रेजेंटेशन का उद्देश्य अपने आप को गढ़ना है, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया दीदी। शुरुआत से लेके लास्ट तक। और कोई आंसर? पूरे हाँ, स्लाइड को जी। देखिएगा, स्लाइड में आपको एक आंसर मिलेगा, है ना। ये भी एक आंसर है और सभी आंसर सही होंगे, लेकिन एक जो आंसर आप उनको आखिरी में बताएंगे वो देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं। चलिए बताइए। हाँ, कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, उसको रोकना नहीं है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। परिष्कार जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा जीवन पर्यंत हम चलते रहती है। बहुत बढ़िया दीदी, ठीक है। ये फोटो में लिखा है ना आप, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बहुत बढ़िया दीदी। कौन बोला ये? जी, श्रद्धा माहेश्वरी। श्रद्धा महेश्वरी दीदी के लिए तालियां बजा देते हैं हम लोग। एग्जैक्टली यही आंसर हम बच्चों से सुनना चाहते हैं। तो हमने बच्चों को सबके बारे में बताया कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और हमने उनको महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, है ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमारे आदर्श हैं। सबके बारे में हमने बताया, लेकिन हमने एक जगह खाली छोड़ करके रखी है। वो किसकी जगह है? एक जगह हमने खाली छोड़ करके रखी है, वो किसकी जगह है? आपके लिए, आपके लिए। हमारे खुद के लिए। हाँ, वो आप बच्चों के लिए है बेटा, कि आप लोग भी इस खाली जगह को भरिए, और आप भी अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाइए, ऐसा आदर्श व्यक्तित्व बनाइए कि उसकी चर्चा हम किसी प्रेजेंटेशन में करें, उसकी आपके जैसा कोई बनने की कोशिश करे, आपके जैसे आदर्श व्यक्तित्व को दूसरा देख करके प्रेरित हो करके आपके जैसा बनने की कोशिश करे। तो इसलिए ये आपकी जगह हमने खाली छोड़ करके रखी है। तो बताओ आप में से कौन कौन इस जगह पर आना चाहते हो? ठीक है, तो हर बच्चा हाथ खड़ा करता है, आप उसको तालियां बजा दीजिएगा बच्चों के लिए। और एक 4 लाइन की एक बहुत सुंदर पोयम से मैं इसको एंड करता हूं, और आप सभी के लिए प्रेरणा के लिए ये पोयम है, ये कविता है, ये शायरी है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना पड़ेगा, कर्म के साख को हिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना पड़ेगा। जलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुना, इस पूरे व्यक्तित्व परिष्कार की जो ये कार्यशाला है इसको सफल बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।